जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है भक्ति प्रभा परिवार में। साथियों, आप सब ने माहिर जी के जो 2 एपिसोड रहे, पार्ट 1 पार्ट 2, उसको भरपूर प्यार दिया और आप सबकी डिमांड थी कि माहिर जी को पुनः बुलाया जाए और उनके और भी अनुभवों को सुना जाए। तो मैंने सोचा, पितृपक्ष चल रहे हैं, उनका जो दूसरा पार्ट था उसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह जो है पितृ उनके सपने में आने लगे, उनको दर्शन देने लगे। तो इससे अच्छा समय नहीं हो सकता था कि पितरों के बारे में और ज्यादा डिटेल से जानी जाए। क्यों ना हम भी अपने पितरों को खुश करें, कोई ऐसा उपाय निकालें जिससे पितृपक्ष में हमारे पितरों को भी शांति मिले, मुक्ति मिले। तो अगर माहिर जी के पितर उनसे कनेक्टेड हैं तो हमारे सबके पितर भी इसी तरह हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। माहिर जी शायद हमारी मदद कर सकें। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे गेस्ट का। माहिर जी, आपका पुनः स्वागत है। जय श्री राम। जय श्री राम मैम, थैंक यू सो मच। सच एन ऑनर। माहिर जी, आपको स्पिरिचुअल इतना अवेकनिंग में प्यार मिल रहा है, कह नहीं सकती। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आई रियली अप्रिशिएट ऑल थैंक्स टू यू एंड ऑल योर व्यूअर्स फॉर गिविंग सो मच ऑफ लव। इतना सारा प्रेम, इतना सारा आशीर्वाद देने के लिए बहुत 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 कोटि कोटि नमन आप सबको। और स्पेशली खास तौर पे सोनम जी का। और स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल द स्पिरिचुअल अवेकनिंग, वाह! नाम से ही पता चलता है कि इससे कितने लोगों को कितना कुछ सीखने को मिला होगा, तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं पूरी एंटायर टीम का और आप सभी पूरे द स्पिरिचुअल अवेकनिंग परिवार का कि आप लोगों ने इतना प्रेम दिया, इतना सम्मान दिया। इतने सारे फोन कॉल्स आ रहे हैं मेरे पास और मैं बहुत सारा प्रेम दिया मुझे आपको, आपने। थैंक यू सो मच मैम। माहिर जी, क्योंकि अभी हम पितृपक्ष के दिनों में चल रहे हैं हम्म। और आपके पिछले अनुभव में आपने स्वयं बताया कि आपके पितृ जो थे पहले आपको दुखी अवस्था में दिखते थे, फिर वो हम्म। बहुत खुश और अच्छी अवस्था में आपको नजर आने लगे, ड्रीम्स में दिखने राइट। लगे। तो राइट। मैं चाहूंगी कि देखिए, अभी पितृपक्ष का समय है, हम सब चाहते हैं कि हमारे पितरों को मोक्ष मिले, उन्हें भी सद्गति मिले, एक अच्छी हम्म। जीवन आगे की जो भी है वो कैरी फॉरवर्ड राइट। करें। तो राइट। हम राइट। ऐसा क्या करें कि हमारे पितृ भी अच्छी अवस्था में पहुंच सके, क्योंकि आपका को इसका ज्यादा अच्छा अनुभव रहा। ओके। सो बेसिकली पितृपक्ष चल रहा है और पितृ हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मतलब कहते हैं कि जो फर्स्ट प्रोटेक्टर है बिफोर द गॉड, दैट इज पितरास। तो पितृ जो हैं वो हमेशा हमारे साथ खड़े होने बहुत जरूरी है एज अ प्रोटेक्टर। बट ज्यादातर लोग जो है ना, मोर देन 70% ऑफ द लोग, दे आर हैविंग द पितृ दोष एक्चुअली एंड दे डोंट इवन नो दैट। और मेरे पास इतने सारे लोगों का कॉल आ रहा था कि यार हमें बताइए, नेगेटिविटी है हमारे घर में, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो एंटर ही तब करती है जब आपके पितरास आपके साथ अलाइंड नहीं होते। दैट मीन्स पितृ इज सच अ बिग पावर कि वो किसी भी नेगेटिविटी को आने से रोक सकते हैं। ठीक है। दे आर लाइक द फर्स्ट प्रोटेक्टर, द शील्ड दैट यू कैरी विद योरसेल्फ, द बिगेस्ट पावर। उनका आशीर्वाद जब वो जिंदा थे तब भी हमारे साथ होता है। पेरेंट्स, हमारे एंसेस्टर्स, दादा दादी एटसेट्रा एटसेट्रा। और जब वो चले जाते हैं तब भी हमें कोई एक ऐसा रीजन देना है उनको कि वो हमारे साथ जाने के बाद भी हमारे प्रोटेक्टर बनकर खड़े रहे। क्योंकि भटके हुए पितृ जो होते हैं ना, कहते हैं ना बद्दुआएं लग जाती हैं। भटके हुए पितृ वो ठीक नहीं है। सो लेट्स सी कि पितृ हैं कौन और किस किस तरीके से। मतलब मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट करूंगा सो दैट एक आम आदमी जिसको नहीं पता, क्योंकि एक समय ऐसा था मुझे भी बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये चीजें काम कैसे करती हैं, क्या होता है पितृ, क्या होता है पितृदोष। आप में से कई होंगे जिनको काफी कुछ इस बारे में पता होगा। तो कृपा करके आप लोग भी कमेंट्स कीजिए और जिनको नहीं पता वो लोग भी कमेंट्स कीजिए। और जो और कुछ जानना चाहते हैं और कुछ सवाल हो आपके, वो भी कमेंट कीजिए। क्योंकि बहुत अलग अलग तरह के केसेस आते हैं पितृदोष के निवारण के लिए, और पितृ के दोष भी बहुत अलग अलग तरह के होते हैं। लेट्स सी कि पितृ कौन है। पितृ कोई नहीं है। पितृ हमारे एंसेस्टर्स हैं, हमारे घर के बड़े हैं जो परलोक सिधार जाते हैं बेसिकली। सो पितृ, मेरे पितृ आपके लिए प्रेत हैं और आपके पितृ मेरे लिए प्रेत हैं। सो दे आर जस्ट द प्रेत्स, नथिंग एल्स।
ठीक है। लेकिन क्योंकि हमारे हमारे इमोशंस, हमारे सेंटिमेंट्स उनके साथ जुड़े होते हैं, तो मेरे पूर्वजों के जो सोल्स हैं, मैं उनको प्रेत ना कहकर मैं उनको पितर कह सकता हूँ रिस्पेक्टफुली। सो स्टेप 2, जाने के बाद पितर किन किन फॉर्म्स में हो सकते हैं। सबसे पहली स्थिति ये हो सकती है उनके लिए कि वो बैकुंठ लोक में चले जाएं और उनको मुक्ति मिल जाए, आजादी मिल जाए। ठीक है। और हम जब जब उनको याद करें, उन तक वो मैसेज पहुंच जाए कि हाँ भाई, मेरे बच्चे मुझे याद कर रहे हैं। ठीक है। दूसरी स्थिति ये है कि वो भटक जाएं। ठीक है, उनको मुक्ति नहीं मिली, पंडित जी ने अपना कार्यक्रम सही से किया नहीं और उनको मुक्ति मिली नहीं। हम लोग अपना अपना कपड़े उपड़े झाड़ के वापस घर आ गए कि चलो जी, हमारे पितर तो मुक्त हो जाएंगे। लेकिन वो मुक्त हुए नहीं, वो यहाँ वहां भटक गए। कुछ टाइम के लिए उन्होंने हमारे घर के चक्कर मारे। ठीक है, नहीं हो पाई स्थिति ठीक। उन्होंने कहा यार, मेरे बच्चे तो पूछ ही नहीं रहे, मैं अकेला रो रहा हूँ। कुछ समय के बाद वो चले गए। ये हो गया दोष लगने का रीजन नंबर 1। नाउ ही इज नो मोर अ प्रोटेक्टर। उसको प्रोटेक्टर बनने का कोई रीजन नहीं मिल रहा। ठीक। अब तीसरी स्थिति ये हो गई, वो नाराज होके निकले कहीं और। अब बैकुंठ लोक में तो जा नहीं पाए वो निकले कि चलो यार, कहीं और अपनी दुनिया बसाई जाए। 1 साल हो गया, ये लोग तो पूछते ही नहीं है। अब वो चल पड़े कहीं और, किसी तांत्रिक की नजर पड़ गई। अब तांत्रिक ने उनको कर लिया अपने कब्जे में और अपने उल्टे सीधे काम करवाने शुरू कर दिए। इसको परेशान करो, उसको परेशान करो, उसको परेशान करो। यू नो, नौकरी लग गई उनकी बेसिकली। तो अब तांत्रिक साहब क्या काम करवाते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि पितर कितने खुश होंगे, नहीं होंगे, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब चौथी स्थिति ये है, जो कि पॉजिटिव है, मान लीजिए कि वो हमारे प्रोटेक्टर हैं। मैं हमेशा से कहता आ रहा हूं कि दुनिया में नेगेटिव पॉजिटिव चीजें, सब तरह की चीजें होती हैं। ठीक। अब वो हमारे प्रोटेक्टर हैं और यदि किसी तांत्रिक ने कोई क्रिया करनी है किसी के ऊपर, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, फोर्सफुली पितरों को बांधेगा, पितृ बंधन करेगा वो। तो उससे होगा क्या, आपके ऊपर से पहले जो प्रोटेक्शन थी, सबसे बड़ी प्रोटेक्शन, वो हटी। उसके बाद वो कोई क्रिया करके आपके ऊपर छोड़ेगा, सो दैट उस नेगेटिव एनर्जी को कोई रीजन मिले, एक साफ रास्ता मिल जाए घर के अंदर एंटर करने का। घर के अंदर या बॉडी के अंदर या काम धंधे के अंदर या वटेवर। भारतीय कल्चर के हिसाब से देवता के समान माने जाते हैं पितृ। और भारत एक देव भूमि है। हमारे यहाँ पर दुकान खोली जाती है तो सबसे पहले देवताओं को अगरबत्ती दिखाते हैं। और पितृ यदि देवता समान है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको भी खुश रखें, उनको भी पूजें। और दूसरा, हमारा पितरों के साथ कुछ जो सेंटिमेंट होता है कि यार वो मेरे हैं, मेरे अपने हैं। एक सज्जन पुरुष ने मुझे बोला कि पितृ यदि कहीं पर हैं और वो आपको परेशान नहीं कर रहे, चाहे कहीं भी भटके पड़े, बट आपको तो परेशान नहीं कर रहे ना एटलीस्ट। तो आई सेड, मेरा पॉइंट ऑफ कंसर्न वो नहीं है कि मुझे परेशान कर रहे हैं या नहीं कर रहे। मेरा पॉइंट ऑफ कंसर्न ये है कि वो भटके क्यों हुए हैं, उनको सही प्लेस क्यों नहीं मिल रहा है। राइट। सो पितरों को सही जगह पहुंचा दिया जाए यदि, और उनको समय समय पर भोग दे दिया जाए, जो भी उनको चाहिए, ऊपर वाले से प्रार्थना कर ली जाए उनके लिए, तो अपना काम हो जाता है। बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमें करनी होती हैं पितरों के लिए। मेरे एक मित्र को पितृदोष था। देखिए, कुछ एक चीजें मैं आपको बताता हूँ कि कैसे काम करती हैं चीजें। एक मित्र मेरा, जो कि एक होता है ना, अब आप नॉर्मली हंसी मजाक कर रहे होते हैं हस्बैंड एंड वाइफ, कभी कभी हस्बैंड एंड वाइफ मजाक मजाक में एक ऐसी स्थिति में आ गए कि झगड़ा हो गया। उसने मजाक में बोला कि अच्छा ठीक है, फिर मैं तो जा रही हूँ, मजाक में बोला।
उसने बोला ठीक है जाओ, मैं भी देखता हूँ कब तक रह लोगे मेरे बिना। ठीक है। अब ये मैडम, इसने कहा ठीक है, इसने बैग वैग तैयार किया, नखरे वखरे करने लगी। उसने कहा ठीक है जाओ आप। ये मैडम बैग उठा के चल पड़ी। ये भाई साहब ने रोका ही नहीं। अब जब वहां चली गई तो शी वॉज वेरी पिस्ड ऑफ। उसने कहा यार ये क्या हो गया। ठीक है, इन लोगों को पितरों से रिलेटेड प्रॉब्लम थी बहुत ज्यादा। अब सीन ये हुआ कि मैडम चली गई अपने घर। अब ये भाई साहब कह रहे हैं कि मैं भी देखता हूँ कब तक आएगी वापस, कितने दिन रह लोगे आप वहां पे, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, हंसी मजाक चल रहा है। अब ये मैडम, मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, ये मैडम, इन्होंने मना कर दिया आने से। इन्होंने कहा मैं तो नहीं आऊंगी, आपको आके लेके जाना पड़ेगा। नाउ ही सेज कि नहीं यार, आना तो आपको खुद ही पड़ेगा। मतलब हंसी मजाक खत्म नहीं हो रहा इनका। बट वो एक ऐसा रूप ले चुका था, बहुत ही नेगेटिव थॉट प्रोसेस स्टार्ट हो चुका था उस टाइम तक। मतलब विदाउट एनी रीजंस, विदाउट एनी मेजर रीजंस, थिंग्स वर सो डिप्रेस्ड. I mean, their life was so depressed. It had been approximately 6 months doing these to and fro's. 6 महीने गुजर गए। अब वो कह रहा है कि चलो मैं आता हूं लेने। वो कह रही है कि नहीं, अभी रुक जा, आई नीड सम मोर स्पेस। कहते हैं किसी से उतना दूरी मत बनाओ कि भाई आपके बिना रहने की आदत पड़ जाए। अब 6 महीने के बाद उसने कहा कि भाई मुझे समय दीजिए आप थोड़ा सा। तो अब ये बहुत डिप्रेस हो गया। ये भाई साहब गए अपने गांव, अपने कुल देवी के मंदिर। अपने कुल देवी के मंदिर जाके इन्होंने रिक्वेस्ट की अपने पुराने जो बूढ़े पंडित पंडित जी थे इनके। इन्होंने कहा जी ये प्रॉब्लम हो रही है, आप कृपा करके मुझे वो सोल्यूशन दीजिए इस चीज का। अब पंडित जी ने बोला कि देखिए ऐसा है, आपका काम तो हो जाएगा लेकिन होगा फोर्स के साथ। मैं ये सब काम नहीं करता हूँ, लेकिन मैं किसी के थ्रू करवा दूंगा, क्योंकि जहां तक मैं देख पा रहा हूँ कि ना तो कुलदेवी आपके फेवर में है, ना ही आपके पितर आपके फेवर में है। तो उन्होंने एक नंबर दे दिया। उन्होंने कहा ये है नंबर, अब आप इनसे बात कर लीजिए। मैंने बात कर ली है। इन्होंने फोन किया, कहता पंडित जी बताइए क्या मेरा काम हो जाएगा, मेरी वाइफ वापस आ जाएगी। उसने कहा हाँ आ जाएगी, कोई स्ट्रेस नहीं है। एक क्रिया करनी पड़ेगी, आप सुबह सुबह 3 बजे जो है उठ के इस जगह पे आ जाओ, मैंने आपको लोकेशन भेज दी है, और उससे पहले 25,000 रुपये मेरे अकाउंट में डलवा दो। ये भाई साहब ने 25,000 रुपये डलवा दिया अकाउंट में, और सुबह 3 बजे लोकेशन पे पहुंच गए। जिस जगह पे ये पहुंचे वो जगह थी शमशान घाट। ठीक है, अब शमशान घाट में ये लोग पहुंच गए। 5 मुंड क्रिया कुछ होती है, पंचमुंड क्रिया। ठीक है, जिसमें 5 मुंडियां, मुंडियां मीन्स द हेड, 5 जानवरों की खोपड़ियां रख के कुछ क्रिया की जाती है। भयंकर वशीकरण होता है वो, और भी बहुत कुछ किया जा सकता है उससे। तो उसने, पंडित जी ने वो 5 मुंडियां निकाल के चारों कॉर्नर्स पे रख दी हवन के। अच्छा, कुछ एक कंडीशंस भी थी वहां आने की। उसने बोला कि सारे के सारे व्हाइट कपड़े पहन के आना, सॉक्स भी व्हाइट होनी चाहिए आपकी। तो ये जो भाई साहब थे व्हाइट कपड़े पहन के आ गए। ठीक है, व्हाइट कुर्ता पजामा, व्हाइट सॉक्स, व्हाइट हैंकी, एटसेट्रा एटसेट्रा, पूरी बॉडी व्हाइट। अब जब ये वहां पहुंचे तो शमशान के बाहर जो 2 आदमी इनको लेने के लिए आए भाई साहब को, वो 2 आदमी पूरे ब्लैक, उनकी सॉक्स भी ब्लैक। तो ही वाज लाइक कि ये क्या चक्कर है, मैं पूरा व्हाइट हूँ, ये पूरे ब्लैक है। अब इन लोगों ने जब एंटर किया अंदर शमशान में, तो कुछ शमशानी क्रिया करनी थी जो 5 मुंडी वाली। तो इसको पंडित जी की पीठ दिख रही है पीछे से। अब ये तब तक नहीं समझ पा रहा कि वो तांत्रिक है। ठीक है, अब जैसे जैसे वो सामने आया तो उसने कपाल निकाला। कपाल मीन्स द स्केलेटन, द स्कल ऑफ अ ह्यूमन। उसने वो खोपड़ी निकाली, जिसको हम खोपड़ी भी कहते हैं, और ये 5वां मुंड था जो उन्होंने एकदम सेंटर ऑफ द हवन रख दिया।
सामने बिठा दिया गया भाई साहब को। ठीक है, देखो किस एक्सट्रीम तक जा सकता है कोई चीज जब प्रोटेक्टर नहीं है आपके पास। सो अब उसको सामने बिठा दिया गया तांत्रिक साहब के। ठीक है, अब ये देख रहा है कि ये क्या हो गया। वो कहता है पंडित जी आप जो भी करने वाले थे एटलीस्ट मुझे बताना तो था कि आप करने क्या वाले हो, मुझे तो पता ही नहीं था। वो कह रहा है बेटा आपने जो बोला था कि कुछ भी कर दो पर आना चाहिए बंदा वापस। बोलो मुझे, मैं आपके सवालों के सारे जवाब दूंगा। आपने कहा था मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब चाहिए, वो मिल जाएंगे अब आपको। तो ऐसे में वो थोड़ा हिम्मत करके डट कर बैठ गया सामने। अब इन लोगों ने कुछ क्रिया की ऐसी कि खोपड़ी के मुंह में से ना धुआं निकलना स्टार्ट हो गया ब्लैक कलर का। ठीक है, अब ये उसको देख रहा है, इसके लिए कोई चमत्कार से बढ़कर था, मतलब चमत्कार से कम नहीं था कुछ। अब देख रहा है कि धुआं निकलना स्टार्ट हो रहा है, और धुआं ऊपर की तरफ, धुआं निकल रहा है ऐसे करके और ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब ही इज लुकिंग एट द स्मोक कि ये क्या हो रहा है। और धीरे धीरे वो धुआं शेप लेना स्टार्ट करता है, कुछ ना कुछ, जैसे जिन निकलता है ना, जिन शेप लेना स्टार्ट करता है। उसको दिख रहा है कि ये ह्यूमन बॉडी की शेप लेता जा रहा है धीरे धीरे करके। अब ये भाई साहब उठ के भागने लगा वहां से। अब दोनों बंदों ने उसको पकड़ लिया, राइट से और लेफ्ट से। उसने कहा अब आप हिल नहीं सकते यहाँ से, थोड़ा आराम से बैठ जाओ आप। ठीक है, अब इसकी पूरी बॉडी में करंट का फ्लो, भयंकर गूज बम्प्स, करंट 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 खूब सारा। अब क्योंकि ऐसे केस में जो चीज बिल्कुल अननेचुरल हो रही है आपके सामने, आप सिर्फ उसको देखते हो। स्मोक को कॉन्टिन्यूसली वो देख रहा है कि हाँ ये स्मोक है, ये शेप ले रहा है। यू नो, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, विद इन अ कपल ऑफ मिनट्स, स्मोक ने शेप ले ली उसकी वाइफ की। ब्लैक कलर का स्मोक। ठीक है, अब ऐसे में उसको दिख रहा है कि ये मेरी वाइफ है सामने, स्मोक की फॉर्म में, नॉट द रियल वाइफ, स्मोक की फॉर्म में। होता है ना, आपको शेडो देख के पता लग जाएगा ये तो मेरी शेडो है या मेरे भाई की शेडो है, जिनको आप जानते हो, आपको शेप से ही पता लग जाएगा। तो उसने देख लिया कि ये मेरी वाइफ है यार। इतने में वो ये देख रहा है कि ब्लैक कलर की कुछ एनर्जीज उस तक अप्रोच कर रही हैं, ब्लैक कलर। ठीक है, वो बोल रहा है उस दिन मुझे ना ये डार्क और वाइट वाली जो पावर्स होती है ना, उसका एहसास हुआ कि एग्जैक्टली डार्क एंड वाइट ये कैसे काम करता है। डार्क एनर्जी मतलब दैट इज रियली डार्क, एंड वाइट एनर्जी मीन्स वाइट इज रियली प्योर। ठीक है, अब इसको दिख रहा है कि मेरे सामने उस तरफ कहीं कोने में एक तुलसी का पौधा है। ठीक है, और उस तरफ कोने में भी एक तुलसी का पौधा है। ये दोनों कॉर्नर्स में से वाइट एनर्जीज उसके पास यूं आ रही है, वाइट एनर्जीज, बहुत सारी वाइट एनर्जीज उसकी बॉडी में आ रही है। और जो जो डार्क एनर्जी है जो उस स्मोक में से आ रही है निकल के, वो वाइट एनर्जी उस डार्क एनर्जी को इस तक पहुंचने से रोक रही है। यू नो, द वाइट एनर्जी इज एक्टिंग लाइक अ शील्ड, प्रोटेक्टिंग हिम बेसिकली। ठीक है, अब ये होने के बाद मैं देख रहा हूं कि यार, मतलब जब जब वो मुझे बता रहा है तो मैं देख रहा हूँ कि उसके उसके हाव भाव, उसके एक्सप्रेशंस एकदम बदल रहे हैं। सो आई वाज लाइक कि कुछ तो पंगा है। फिर वो कह रहा है कि यार हमारे घर के ऊपर भी ना, छत के ऊपर पक्षी मरे हुए मिलते हैं रेगुलर। मैंने कहा तो होगा कुछ वहाँ पे, रेडिएशंस का फील्ड होगा कुछ, यू नो, ऑल दीज टेलीकॉम कंपनीज दे कीप पुटिंग ऑल दीज रेडिएशंस, एंड ये छतरियां वतरियां लगाते हैं ये लोग। बर्ड्स वगैरह बहुत कम हो गई। सो वो कहता नहीं यार तू हर चीज में साइंटिफिक मत सोचा कर। आई सेड दैट व्हाट हैपेंड। फिर वो बता रहा है आगे, कहता है यार उस टाइम पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे इस चीज को, सिचुएशन को डील करूं। एक तरफ वाइट एनर्जीज आती हुई दिख रही हैं, एक तरफ डार्क एनर्जीज आती हुई दिख रही हैं। मैं बेहोश हो गया। एक आम आदमी जिंदगी में पहली बार
भाई कॉर्पोरेट्स में काम करने वाला आदमी अचानक से उसको कुछ ऐसी कुछ चीजें दिख जाए वो पागल हो जाएगा। कुछ भी हो सकता है उसके साथ, यू नो, मेंटल इम्बैलेंस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नाउ दिस गाय वाज लाइक, आंखें खुलती है तो अपने घर में होता है। तो इसने झगड़ा किया उस पंडित जी के साथ फोन पर। इसने कहा यार ये कोई तरीका है, आपको पहले बताना चाहिए था। भाई ये क्या किया आपने और क्यों किया, आपको प्रोसेस पूरा समझाना चाहिए था पहले मुझे। उसने कहा भाई साहब आप बोल रहे थे मुझे सारे जवाब चाहिए, लो जवाब, मेरे पास सारे जवाब हैं आपके। कहानी ये है कि अगर एक एक बार आप जाके उसके घर से उसको ले आते हो तो वो आ जाएगी। लेकिन मैं आपको एक चीज की श्योरिटी दे रहा हूँ, 11 महीने से पहले वो अगर वापस चली गई तो आपका डिवोर्स निश्चित है। ही वॉज लाइक कि पहला पॉइंट तो मुझे समझ में आ गया कि मुझे जाके लेके आना है उसको। दूसरा पॉइंट ये है कि 11 महीने से पहले वो वापस नहीं जानी चाहिए, मैं उसको इतना प्रेम दूंगा कि वो वापस जाएगी नहीं। ठीक, ये दो पॉइंट उसको क्लियर हो गए। नाउ दिस गाय गोज टू द ससुराल। उन्होंने बहुत कुछ खरी खोटी सुनाई, इसने चुपचाप सुनी, हार मान ली, सारा का सारा ईगो धरा का धरा रह गया। लड़की को बिठाया स्कूटर पे, घर आ गया। ये सब होने के बाद दे ऑल वर वेरी हैप्पी कि चलो बला टली एटसेट्रा एटसेट्रा। पंडित जी ने अपना काम कर दिया। पंडित जी से लड़ते झगड़ते उसने थोड़े पैसे और पकड़ा दिए उनको। अब बहुत अच्छे से जिंदगी चल रही थी। 11 महीने होने से 3 दिन पहले ये भाई साहब निकले ओके टाटा बाय बाय करके अपने काम पे। लड़की बैठी अपने बच्चे के साथ रिक्शे पे और चली गई। डैड का फोन आया उसको कि यार वो तो रिक्शे पे बैठ के चली गई, कोई बात भी नहीं की उसने, कपड़े फोल्ड किए, अपना रिक्शे पे रख के चली गई। और आज की डेट में इनका डिवोर्स होने वाला है बाय द वे। सो व्हाट आई वांटेड टू टेल यू इज कि पितृदोष मतलब पितरों का अगर आशीर्वाद आपके साथ नहीं है तो उसके ड्रॉबैक्स काफी बड़े बड़े हो सकते हैं कुछ केसेस में। ये मैंने एक केस आपको बताया जिसमें तंत्र का सहारा लिया गया और वो इजीली वो काम कर पाया क्योंकि पितर थे ही नहीं। पितर अलाइंड होते तो वो किसी भी एक्सटर्नल एनर्जी को घुसने ही नहीं देते। जो भी उसने क्रिया की होगी, उसने अपनी एनर्जीज भेजी होंगी इनके घर में, वट एवर हैपेंड, द एनर्जी टुक द शेप ऑफ हिज वाइफ एंड वट एवर हैपेंड, दिस इज हार्ड कोर तंत्र। माहिर जी, अभी तक की जो पूरी आपने पिक्चर बताई, क्लियर समझ में या आया कि नेगेटिव और वाइट जो पॉजिटिव एनर्जी के बीच में फाइट हुई और जीत हो गई, हाँ, मतलब लास्टली नेगेटिव एनर्जी की। पर मुझे एक डाउट यस ऑफ यहाँ पे कोर्स। ये है कि जो वाइफ थी उसकी, जो उसके साथ 11 महीने रहकर गई, वो वाइफ नहीं थी, वो नेगेटिव एंटिटी थी जो उसके वाइफ के फॉर्म में वहां रह रही थी। यस, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। सो बेसिकली व्हाट ही टेल्स मी इज कि जब वो वापस आई ना, जब मैं उसको लेकर आया तो वो पहले वाली वाइफ थी ही नहीं एक्चुअली। उसका बिहेवियरल ओह। इम्पैक्ट, बिहेवियर एकदम चेंज हो गया था। शी वॉज वेरी क्वाइट। एक होता है ना पति पत्नी में बहुत हंसी मजाक हो रहा है, रोमांस हो रहा है, मस्ती हो रही है, चुटकुले सुना रहे हैं एक दूसरे को। इस वाले केस में क्या किया, चीजें बदल गई थी। लाइवलीनेस चली गई जो रिलेशनशिप। लाइवलीनेस चली गई थी, बहुत डेडली था। मतलब एज इफ दिस इज नॉट हर, ऐसा लगता था ये वो है ही नहीं। तो ये बात उसने स्पेसिफिकली मेंशन की। और मजे की बात पता है क्या मैम, ये कहानी ना बहुत दुखदाई है एक्चुअली, क्योंकि वो मेरे बचपन का दोस्त है। तो जब ये सारी बातें मुझे फोन पर बता रहा था और मैं देख रहा हूं कि कितना दुखद है ये स्थिति, कितनी दुखद है ये स्थिति। और उसके एक्सप्रेशंस जब मैं देख रहा हूँ वीडियो पे और मैं सब चीजें देख रहा हूँ, आई वाज वंडरिंग कि यार कितनी खराब हो जाती है स्थिति ऐसे केस में। और एंड ही वाज वेरी एक्साइटेड, वो कहता है कि मैं आपके पॉडकास्ट में आके ये बोलना चाहता हूँ। आई सेड ओके, यू आर मोस्ट वेलकम। अब देखिए मजे की बात, ये कहानी जितने अच्छे से मैंने बताई है ना,
उससे कई गुना ज्यादा अच्छे से उसने मुझे फोन पे बताई थी। ठीक है, वी वर ऑन अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड दिस इज हाउ आई गॉट एक्साइटेड। आई सेड ओके, इफ दैट इज द केस यू आर मोस्ट वेलकम, प्लीज कम ओवर। ठीक है, अगले दिन सुबह सुबह वो आ गया। ही वॉज वेयरिंग अ जीन्स, जीन्स टू डर्टी टू टच। तो मैंने मजाक में उसको बोला, मैं कहा, "ओ भाई लकी पैंट्स, कम ऑन, उतारता ही नहीं है क्या इसको?" मैंने मजाक में ऐसे ही बोल दिया। So he was like, अरे हो गया, लेट्स शूट। आई सेड ओके। और मैंने उसके कंधे पे ऐसे जब हाथ रखा ना, ऐसे मैं कहा, आ जा यार, कंधे पे ऐसे हाथ रखा, तो वो जो चिपचिपी होती है ना, दैट चिपचिपी, ही वाज वेयरिंग अ कोट एक्चुअली। तो वो कोट, सपोज कीजिए आपने किसी जो ढाबे पे वो एग्जॉस्ट फैन लगे होते हैं ना, जहाँ पे वो जी जी जी। ऑयली ऑयली हाँ ग्रीसी हाँ ग्रीसी सा हो हाँ। जाता है, दैट काइंड ऑफ चिपचिपी आई कुड फील। सो आई वाज लाइक ओके। तो मैंने उसको बुलाया, बिठाया, आराम से सेटल डाउन किया। अब वो ऐसा लग रहा था कि वो कोट जैसे कई सालों से एक ही जगह पे पड़ा रहा होगा और छेड़ा भी नहीं होगा किसी ने। और मैं बहुत शॉक्ड था, मतलब ये देखकर। कुछ चीजें शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। आई एम नॉट गेटिंग, आई एम short of words right now. So he was sitting right next to me. He was holding a bottle of a cold drink, which is like highly toxic, which is like so much, too much of sweet. 1 लीटर की बॉटल, वो सिप सिप करता गया। आई थिंक ही वुड हैव कम अराउंड 12 इन द नून। यहाँ से उसने अपना ट्रायल देना शुरू किया। रात को जो फोन कॉल पे बात हो रही थी, वीडियो कॉल पे, दैट वाज आई थिंक 45 मिनट्स कॉन्वर्सेशन। नाउ it took me around 4 to 5 hours of struggle to make him speak. He was not able to speak one single line. One single line, man. वही व्यक्ति जो रात को आपसे 1.5 घंटे सब कुछ बता गया और वो ये आपके पूरी पास आकर स्टोरी, कुछ भी नहीं बता पा रहा है। ये पूरी स्टोरी जो मैंने आपको बताई ना अभी, हाँ। ये पूरी स्टोरी उसने मुझे मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके में हाँ। सुनाई। अब वो मेरे सामने बैठा हुआ है, मैं उसको ट्रेन कर रहा हूँ कि देख तू ऐसे बोल सकता है, दिस इज हाउ यू कैन से इट, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा। लैंग्वेज बना के दी मैंने उसको। ही वॉज नॉट एबल टू स्पीक अ सिंगल लाइन। एंड आई वॉज वंडरिंग व्हाट इज हैपनिंग। वो मुझे अचानक उसके दिमाग में पता नहीं क्या आया। माई वाइफ इज अ वेरी स्वीट लेडी। उन्होंने बोला कि भाई मैं मंदिर जा रही हूँ। तो अचानक उसने कुछ पैसे निकाले जेब से। वो जेब से जो पैसे निकाले, मतलब एक होता है बहुत सेंसिबल तरीके से अपने पैसे रखे होते हैं, उसने ऐसे करके निकाले जैसे निचोड़े हुए नोट्स होते हैं ना। उसने ऐसे निकाले उसने कहा कि जी ये मंदिर में मेरी तरफ से चढ़ा देना आप। अब उसको उन पैसों को टच करते हुए भी कुछ हो रहा था कि यार मैं इसको टच ना करूं, और मैं पीछे बैठा देख रहा था कि टच ना करना पड़े तो ज्यादा बेहतर है। अब मेरे मन में कई क्वेश्चन मार्क्स आ रहे थे। सो आई टोल्ड हर कि नहीं, आप उनकी तरफ से नहीं चढ़ा सकते, एक्चुअली उनको खुद ही चढ़ाने पड़ेंगे पैसे, भगवान के नाम के पैसे हैं, तो उनको पुण्य मिलेगा, तो आप रहने दीजिए, आप मतलब ही विल डू इट हिमसेल्फ, बिकॉज मंदिर हमारे घर के बिल्कुल बाहर है। उसके बाद उसने बोला कि मुझे 1 गिलास दूध चाहिए, घर में पड़ा है, मैं गर्म करवा देता हूँ। गर्म पीना है, ठंडा पीना है, कोल्ड कॉफी चाहिए, क्या चाहिए मुझे बताओ, विल गेट इट prepared on the spot. So I was offering him water. No, no water. He said, I need milk. I said, okay, I'll get you some milk. He said, नहीं, नीचे जाकर आप एक पैकेट, बंद पैकेट 1 लीटर का, वो लेकर आइए। I said, नीचे जाकर बंद पैकेट तो पता नहीं, लेकिन मैं देखता हूँ घर में अगर कुछ बंद पैकेट भी पड़ा हो तो आई कैन अरेंज दैट फॉर यू। तो मैंने देखा घर में तो कुछ नहीं था ऐसा। उसके बाद उसने कहा कि यार मुझे
जो ऑलरेडी पतीले में दूध उबला हुआ होता है वो उसमें से नहीं चाहिए, मुझे एक बंद पैकेट चाहिए। मैंने कहा यार ये तो हमें नीचे जाना पड़ेगा एंड आई कैन आस्क सोनिया इफ शी कैन ब्रिंग इट। इससे पहले कि मैं कोई जवाब देता, मैंने नोट किया कि उसने कहा कि मैं सिगरेट पीने बाहर जा रहा हूँ। आई सेड ओके नो प्रॉब्लम यू कैन गो आउट। तो वो घर के बाहर गया सिगरेट पीने। सो वापस जब आया तो मिल्क लेकर आया एंड ही ड्रैंक 1 लीटर मिल्क बैठे बैठे। सो उसको मैंने बोला कि चलिए एक बार और कोशिश करते हैं, एक बार और कोशिश करते हैं, पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं, इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। तो इंटरव्यू जब स्टार्ट करने लगे, एक लाइन जिसको बोलते हैं मैम, एक लाइन स्टार्ट बस कर दो, वो ही नहीं हो पा रहा, स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा। एंड ही इज लाफिंग एंड लाफिंग एंड लाफिंग, कह रहा है यार ये तो मुश्किल काम है, मुझसे हो नहीं पा रहा, ये तो आसान नहीं है। मैंने कहा यार एक लाइन मैं बोल रहा हूँ, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी, इतना बोल दो। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी नहीं बोल पा रहा, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। ही वाज नॉट एबल टू स्पीक इट, नहीं बोल पा रहा था। मैंने कहा यार ये तो कुछ बड़ी सिचुएशन है। फिर उसने कहा कि मुझे ब्रेक चाहिए। उसने कोट उतारा, रखा और बाहर गया एक राउंड लगाने। तो मैंने क्या किया, उस कोट को फोल्ड करके, जो एक बैग वो लेकर आया था, तो मैंने उसको फोल्ड करके वापस उसमें डाल दिया। एंड आई वॉश्ड माई हैंड्स एंड आई वेटेड फॉर हिम टू कम। व्हेन ही केम ओवर आई सेड कि आज मुझे लगता है दोस्त हो नहीं पाएगा, तो हम आज ब्रेक लेंगे बिकॉज अभी ऑलरेडी शाम के 6 बज गए हैं। हम कुछ दिन में फिर से रख लेंगे, फिर मिलेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो ऐसे में मैम वो एकदम राजा की तरह ना हमारे काउच पे आके ऐसे करके बैठ गया। ही वाज लाइक दिस, ही वाज लाइक कि बाहर तो बारिश हो रही है तो मैं अभी तो जाऊंगा नहीं। बाहर धूप थी। सो मैंने वापस उसकी तरफ देखा और वो ऐसे देख रहा मुझे बड़े आराम से। फिर से रिपीट किया उसने, मैं तो नहीं जाऊंगा। अब ये ऐसा समय था कि मैं समझ गया कि भाई साहब कुछ बड़ा वाला लोचा है इसके साथ, कोई प्रॉब्लम है बहुत जबरदस्त। आई टोल्ड हिम माय फ्रेंड आई हैव टू जंप, मुझे अभी के अभी एक जूम कॉल पे जंप करना है 5 मिनट के अंदर अंदर। तो मैं और ज्यादा एंटरटेन नहीं कर पाऊंगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप घर पहुंचे, पहुंचते ही मुझे बताएं कि भाई मैं पहुंच गया हूँ सही सलामत। मुझे चिंता भी हो रही थी उसकी। मैंने कहा पहुंचते ही अब मुझे एक बार कॉल जरूर कर दीजिए कि मैं पहुंच गया हूँ, और पापा को मेरी तरफ से नमस्ते कीजिएगा, और मेरी एक बार ना बात जरूर करा देना उनसे कृपा करके। पहुंचते ही सबसे पहले आप मुझे कॉल करोगे, ठीक है। एंड ही इज सिटिंग लाइक दिस। तो मैं तो नहीं जाऊंगा, हम बड़े दिन के बाद मिले। मैंने कहा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं इस वक्त बहुत ज्यादा बिजी हूँ और मैं पूरा दिन आपको दे चुका हूँ। बड़ी मुश्किल से वो इस काउच से उठा, सामने गया, उसने वापस कोट निकाल लिया। ही स्टार्टेड लाफिंग। मतलब बहुत स्केरी था मैम ये। मैं जैसे जैसे उस चीज को याद कर रहा हूँ ना, मैं फिर से वो डिप्रेशन वाला माहौल जो था ना वो मैं फील कर सकता हूँ इस वक्त। बहुत टेंशन वाला माहौल होगा, मैं समझ सकती हूँ। बहुत जबरदस्त स्केरी, दैट वाज वेरी डिप्रेसिंग एक्चुअली। ठीक है। अब वो दरवाजे के ऊपर खड़ा है, मैं दरवाजा बंद करने के लिए यहाँ खड़ा हूँ। 15 मिनट्स वो दरवाजे पे खड़ा होकर कुछ ना कुछ बोलता गया, और क्या बोल रहा था मुझे कुछ नहीं पता, कोई सिर पैर नहीं था उस बात का। मुझे याद ही नहीं है उसने क्या बोला होगा। ही वॉज स्पीकिंग कॉन्टिन्यूसली, कॉन्टिन्यूसली ही वॉज स्पीकिंग 15 मिनट्स। एंड आई वाज लाइक मैं समझ सकता हूँ, जी 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 आप ठीक कह रहे हैं, जी 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 आप घर पहुंचिए आराम से, मुझे बस कॉल कर दीजिए। और मैं बहुत मतलब आई वॉज कंसर्न्ड अबाउट हिम। फिर वो बाहर निकला, सीढ़ियां उतरा, मैंने सल्यूट किया उसको, टेक केयर किया, गुड बाय, वेटिंग फॉर योर कॉल बैक। बड़ी शांति के साथ मैंने दरवाजा बंद कर लिया। मेरा पूरा परिवार, एवरीवन वाज लाइक वी वर ब्रीदिंग। इतने में दोबारा घंटी बजती है।
ओ माय गॉड। मैंने मैंने वापस दरवाजा खोला। कहता है तुमको ना यहाँ पर एक हाथ लगाना चाहिए घर के बाहर, प्रिंट करके, मतलब देयर इज अ सेफ्रॉन कलर का वो करके यहाँ पे हाथ लगाना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे घर में नेगेटिव एंटिटीज आ जाएंगी। I said, okay, thank you for your suggestions. I really appreciate that. Thank you. And please reach home safely. And I'm looking forward towards your call back. घर पहुंचे और फटाफट से मुझे फोन कीजिए, ठीक है। मैंने फिर से दरवाजा बंद किया, उसके 2 कदम आगे जाती। मतलब मुझे इतना समझ में आया कि पितरों का आशीर्वाद ना होने की वजह से कहां से स्टोरी कहां चली, उसके घर में एंटिटीज ने एंटर कर किया इजीली, और उसकी लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, उसकी लाइफ के ऊपर। मैं वही आपसे पूछने वाली थी कि आपने फिर उसके फादर से पूछा, उसका जो कोर्ट इतनी गंदी स्थिति में था, वो इतना ज्यादा कंज्यूम कर रहा था सब चीजें, तो उसकी मानसिक स्थिति ठीक थी? नॉट एग्जैक्टली, आई टेल यू व्हाट। कुछ स्थिति में ना आपको चीजों को ठीक करने की जरूरत भी नहीं होती, आप कर नहीं सकते। और जो मेरे गुरुजी ने मुझे समझाया, कुछ स्थिति में यह भी होता है कि आप अपने कर्मों के फल को भुगत रहे होते हैं, ठीक है। अब ये कर्मों के फल जरूरी नहीं है कि इस जन्म के होना, ये किसी और जन्म के भी हो सकते हैं। और हमेशा आपको पता है, मैंने जब माफी मांगनी शुरू की ऊपर वाले से, तो ऊपर वाले से माफी मांगने का जो रिजल्ट है वो इतना गजब है, ठीक है, कि मैं अपने हर दुष्कर्म के लिए, चाहे वो मुझसे जाने में हुआ है, चाहे अनजाने में हुआ है, चाहे इस जन्म में हुआ है, चाहे पिछले जन्म में हुआ है, जब से मेरा इस दुनिया में अस्तित्व है तब से लेके अब तक मुझसे जो गलतियां हुई हैं, मैं इस बॉडी की बात नहीं कर रहा, सोल की बात कर रहा हूं, तब से लेके अब तक मेरी जितनी भी मुझसे जो भी गलतियां हुई हैं, उसके लिए मैं हाथ जोड़ के नतमस्तक होके आपसे माफी मांगता हूँ। और जब आप ये करना शुरू करते हैं, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने जो कुछ अब तक मुझे दिया है वो बहुत है यार, मैं स्वस्थ हूँ, सबसे बड़ी जीत मेरी है, ये सबके लिए है, सबको करना है। एंड सबसे बड़ा बर्डन जो आप लेके घूम रहे हो, तो यू हैव टू फॉरगिव पीपल। आप ऊपर वाले से कह रहे हो ना कि यार मुझे माफ कर दे हर चीज के लिए, तो आप नहीं करोगे क्या माफ? पूरी दुनिया को माफ करो, सबको माफ करो। और जब आप माफी मांग रहे होगे ना, वो टाइम होगा जब आपको एक एक अपना खुद का कुकर्म याद आ रहा होगा, जो आपने आज तक कभी कंसीडर ही नहीं किया। हम लोग तो पॉलिटिकली करेक्ट हो जाते हैं ना, हम कहते हैं अरे हम तो बड़े भले आदमी हैं, हमने थोड़ी कुछ गलत किया कभी। चींटी भी मर गई होगी ना गलती से, वो भी काउंट होगा। बट जैसे ही आप माफी मांगते हो, बहुत कमाल की चीज हो जाती है, उसकी पावर नहीं पता आपको। तो माहिर जी, अभी तक जो आपकी दोस्त के साथ जो उसके जीवन में घटा, हमने यस बिल्कुल मैम। अच्छे से आपसे समझ लिया कि क्या हुआ, कैसे हुआ, और उसके जीवन पे भी, वाइफ के साथ साथ उसके जीवन पे भी कितना इम्पैक्ट डाला इस राइट। ब्लैक एनर्जी ने, ये पूरी स्टोरी से समझ में आ गया। और सबसे मेन चीज समझ में आई कि पितरों की हमारे लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस है, वो कितने बड़े प्रोटेक्शन शील्ड है हमारे आगे। और 100% जब मैम। और ये जो वर्ड है पितृ दोष, मुझे नहीं पता था इसका इतना गंभीर, मतलब ये एक इशू है। मैं भी इसको हम्म। बहुत लाइटली लेती थी, क्योंकि मुझे भी इसकी गहराई अभी तक समझ में नहीं आई थी, जो हम्म। आज आपकी स्टोरी से समझ में आई। तो ऐसे हम्म। में मान लीजिए किसी को पितृदोष है और उसको हम्म। उसका निवारण करना है, तो उसमें क्या किया जाए? पता है, अगर ऑडिट किया जाए, स्कैनिंग की जाए, तो ये पता चलता है कि मोर देन 70-80% ऑफ द पीपल आर हैविंग दिस दोष। पितरों के साथ साथ कुछ और भी चीजें होती हैं, जैसे गुरु का आशीर्वाद होता है, श्री गणेश का आशीर्वाद होता है, आपके इष्ट का आशीर्वाद होता है, 3 पितृ, 4 कुल देवी देवता, 5 और होते हैं स्थान देव, ग्राम देव भी बोल सकते हो आप उसको। ये 6 लोग यदि आपके फेवर में है ना, आपको दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती भाई साहब। राइट। मतलब ये 6 लोग, 6 देवी देवता, आप सोचो कोई नेगेटिव एनर्जी आ रही है, आपके घर के बाहर 6 पुलिस वाले खड़े हैं, 6 हाँ, गार्ड खड़े हैं, जाहिर सी ठीक बात है। है, कुछ भी कुछ नहीं हमारा कोई कोई बिगाड़ सकता।
कैसे बिगाड़ देगा? कोई चोर आ रहा है, कोई वो पहले से 6 गार्ड बाहर खड़े हैं बंदूक लेके, तो कोई कैसे बिगाड़ लेगा? ठीक है। और एक बड़ी मजेदार चीज आपको बताता हूँ, जब हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं, हवन करते हैं, ठीक है, तो जैसे शादी हो रही है मान लीजिए, उसके टाइम पे हवन होता है ना कि मैं अग्निदेव को साक्षी मानकर वो करवा रहा हूँ, शादी करवा रहा हूँ, तो अग्निदेव वहां प्रेजेंट होते हैं, देवताओं को आना पड़ता है। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि पावर क्या है। तो जब आप घर में हवन कर रहे हो, मान लीजिए पितृ मेरे कंट्रोल में है, कंट्रोल में नहीं बोलना चाहिए, आई एम सो सॉरी, मतलब मेरे ऊपर पितरों का आशीर्वाद है, और मैं घर में हवन करवा रहा हूँ, मैंने कहा भाई अग्निदेव को साक्षी मानकर मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, तो अब अग्निदेव को तो आना है ना दर्शन देने, आशीर्वाद देने आना पड़ेगा उनको, ये रूल है। ठीक है, ये दिस इज बाय डिफॉल्ट। आप जिस देवता को याद करते हो हवन के टाइम पे या दिया जलाते वक्त, वो वहां खड़े होते हैं। ठीक है, उनका क्लोन खड़ा होता है, जिसको बोलते हैं गण खड़े हैं, या फिर दूत खड़े हैं। ठीक है, सो समवन फ्रॉम द डिपार्टमेंट विल कम। तो पितृ बेसिकली उन देवताओं तक को रोक लेते हैं रास्ते में। बिना पितरों की इजाजत के कोई घर के अंदर घुस नहीं सकता। लठ लेके खड़ा होगा वो बाहर, हमारे पितृ, कहता हाँ भाई कितने जा रहा है, कहेगा जी वो अंदर पूजा हो रही है, बच्चों को आशीर्वाद दे दूं, कहेगा आ जा चाय पी के जाना। वो वाला सीन है यहाँ पे। मतलब पितृ इज सो स्ट्रांग, सो पावरफुल। पितृ दोष को खत्म करने के कुछ एक छोटे छोटे उपाय होते हैं, जो कुछ एक परसेंटेज की फॉर्म में ठीक करते हैं पितृदोष को। यदि आप एक सरसों के तेल का दिया जलाते हैं और ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि मेरे पितरों को ये सर्टन चीजें, इनको पिंड दान करता हूं मैं, इनको अपना आशीर्वाद दीजिए, इनको प्रेम दीजिए, इनको खुश रखिए, हमारी तरफ से प्रेम दीजिए इनको, हमारे पूरे परिवार की तरफ से मैं दीपक दान कर रहा हूं आपको, आप कृपा करके अपनी दया दृष्टि बरसाएं, और वहां तक पितृलोक तक हमारी आवाज पहुंचाएं। हमारे पितृ किस जगह पे हैं वहां तक, पितरों तक हमारा दिया पहुंचाएं। साथ ही में आप अपनी मर्जी से आप जो चीज पितरों को देना चाहते हैं वो उन तक पहुंचेगी। इसको मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। पुराने जमाने में बड़े बड़े राजा बड़े बड़े यज्ञ किया करते थे, अश्वमेध यज्ञ, है ना, वो अपनी रानी के लिए कर रहे हैं या किसी के लिए भी कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से, मतलब जो भी बॉडी वेट है उसके हिसाब से सोना तोल कर दान कर देते थे ब्राह्मणों को। लेकिन गरीब आदमी तो फिर उस हिसाब से यज्ञ कर ही नहीं सकता यार, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? तो भगवान ने ये बोला कि यार, अगर आप एक मिट्टी का दिया जलाते हैं सरसों के तेल का, तो मैं उसको भी एक महायज्ञ के बराबर कंसीडर करूंगा। और दान करने के लिए आप जो भी आप विजुअलाइज करते हो, आप यहाँ सोच कर कि मैं अपने पितरों को, मतलब मेरी तरफ से मेरे पितरों को शांति दें, मुक्ति दें, यू नो, भक्ति दें, उनको मिष्ठान दें, उनको भोजन अर्पण करें, प्रेम अर्पण करें, अपना आशीर्वाद प्रदान करें, तिल अर्पण करें, तेल अर्पण करें, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी आप देना चाहो। पिंड दान के लिए लोग जाते हैं गया, पिंड अर्पण करें। आप जो भी विजुअलाइज करोगे वो उन तक पहुंचेगा। तो ये इतनी कमाल की चीज है कि हर इंसान को अपने पितरों के लिए सच्चे भाव के साथ हर दिन एक सरसों के तेल का दिया जलाना ही चाहिए, और ये ऑनगोइंग प्रोसेस होना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे हम अगरबत्ती जलाते हैं, भगवान की नजर में उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कौन कितना खर्चा करके कोई यज्ञ कर रहा है। उनको सिर्फ ये फर्क पड़ता है कि कौन सही कर्म कर रहा है। सारा खेल कर्मों का है, नथिंग एल्स। मैं बार बार एक ही बात बोलता हूं, भगवान ने एक चीज हमारे हाथ में छोड़ी है, वो है कर्मास। कर्मास सही होना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी तरह के बैड कर्मास में हमें फंसना नहीं है, सही कर्म करना है, सही भाव और आस्था के साथ अपने पितरों को याद करना है। अच्छा, जब आप ये करना शुरू करते हैं तो आप पाएंगे कि एक सर्टेन परसेंटेज विल गेट रिजॉल्व। मान लीजिए 30-40% आपने पितृदोष इसी से ठीक कर दिया। दूसरा एक नारायण बलि करके होता है, एक हवन, नारायण बलि आप कर सकते हो, 15-20% उससे हो जाएगा। तीसरा, आप चींटियों को खाना खिला सकते हो, गाय को खाना खिला सकते हो, आप जानवरों को प्रेम दीजिए। ठीक है,
उससे 20% 30% वहां से रिसॉल्व हो जाएगा। आप खुद को चेंज कीजिए, खुद के अंदर बदलाव लेकर आइए, यानी आप सात्विक हो जाइए, नॉनवेज खाना छोड़िए, ड्रिंक करनी बंद कीजिए, सात्विक भोजन में अडेप्ट कीजिए खुद को। तो इस तरह से करते करते यू रिजॉल्व योर पितृदोष बाय डूइंग सर्टन गुड कर्मास। इसीलिए होता है कि जब आप एक पंडित के पास जाते हैं तो वो एक एक चीज बताता है, दूसरे के पास जाते हो तो वो दूसरी चीज बताता है। लेकिन 4 5 6 तरह की चीजें अगर आप करते हो इस इंटेंशन के साथ, इंटेंट मैटर्स हियर, इस इंटेंशन के साथ आपको करना है कि मैं ये काम अपने पितरों की मुक्ति के लिए, अपने पितरों को भक्ति देने के लिए कर रहा हूं। वहां से चीजें रिसॉल्व होनी स्टार्ट होती हैं और आपका पितृदोष ठीक होगा। सब कुछ कर्मास का खेल है। ऊपर वाले को यही लैंग्वेज समझ में आती है और कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है। मुझसे कुछ लोग जो पूछ रहे थे बार बार कि यार ये बताइए कि कौन सा मंत्र आप बोलते थे, तो मेरा जो मंत्र था वो ये था, कर्मास का मंत्र। मंत्र से नहीं फर्क पड़ता। बहुत से ऐसे लोग हैं जो उल्टी सीधी हरकतें करते हैं हमारी लाइफ में, हमें इरिटेट करते हैं, बहुत सारे उल्टे सीधे कर्म करते हैं। मैंने उनको पलट के कोई जवाब नहीं दिया। मेरा फोकस सिर्फ अपनी साधना के ऊपर था। ठीक है। कोई जितना मर्जी पूरा करे, कोई जैसा मर्जी करे, गुरु भी कुछ नहीं कर सकता अगर आप दिन रात गालियां दे रहे हो, आप दिन रात नॉनवेज खा रहे हो, है ना, महिलाओं को गलत नजर से देख रहे हो। इसमें कोई मंत्र कुछ नहीं कर पाएगा। मतलब असली आस्था आपके अंदर से आती है। गुरु का नाम पूछने से क्या हो जाएगा? बहुत बड़े बड़े गुरु बैठे हैं, बागेश्वर धाम जाइए आप, है ना, उनका कोई तोड़ नहीं है। एक्चुअली मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको। एक इंसान जब कुछ सोसाइटी में अच्छा करने की कोशिश करता है ना, तो उसके अगेंस्ट लोग हो जाते हैं, यहाँ वहां की रील्स बनाते हैं, ये आदमी ऐसा है, ये आदमी वैसा है। जो बड़े धार्मिक लोग हैं उनको दिखता है कि उनके साथ कौन खड़ा भाई, उनको आस्था दिखती है उनकी। मतलब आपके बोलने से कुछ नहीं होगा, आपको खुद को चेंज करना पड़ेगा। आपको खुद को चेंज करना पड़ेगा। ये चेंजेस अपने अंदर जो आने जरूरी है ना, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने कर्मास पे काम करना पड़ेगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ शॉर्टकट मेथड, मतलब आप अगर मंत्र पूछ रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप शॉर्टकट ढूंढ रहे हो, और आप कह रहे हो कि भाई हमें भी आप वो वाला गुरु बता दो जहां से आपने किया मतलब आप शॉर्टकट ढूंढ रहे हो। इट डजंट वर्क लाइक दिस। ये एक्चुअली मैं मतलब आज आपसे पूछने वाली थी आज के एपिसोड में कि बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे आई कमेंट बॉक्स में, जो हमारे अंडरस्टैंड दैट। प्रीवियस 2 वीडियोस थे। मेरे व्हाट्सएप के नंबर, चैनल का व्हाट्सएप नंबर है, उस पर भी आए थे कि वो जानना चाहते थे कि आपने कौन सी साधना की, कहाँ से की, हाँ, किस गुरु के अंडर में की और क्या मंत्र थे। 100%। क्योंकि हो सकता है वो भी ये करना चाहते हैं तो उन्हें हेल्प हो जाए इस चीज में। माहिर जी, अभी आपने बहुत सारा प्रोसेस बताया कि किस तरीके से हमें क्या क्या करने से पितृदोष से मुक्ति मिल सकती है। मतलब राइट। हजारों तरीके हैं अपने पितरों को खुश करने का, उन्हें उन तक एक अच्छी भाव पहुंचाने का। जैसे आपने बताया 100%। नारायण बलि और सरसों के तेल का दिया, जो आपने बताया, तो सरसों के तेल का दिया हमेशा जलाना है, हर रोज जलाना है एक टाइम? हाँ, सरसों का तेल का दिया आप हमेशा जला सकते हैं। ये वैसे भी भगवान को पूजने का एक तरीका है। दिया तो हम रेगुलर जला सकते हैं, है ना। अपने पितरों के नाम का एक दिया जला दीजिए रेगुलर। और जिस तरीके से मैंने बताया कि पितरों को मैं ये चीजें प्रदान करता हूँ, ये चीजें उनको अर्पण करता हूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सारी चीजें फॉलो कीजिए। उसी में काफी हद तक, मतलब मोर देन 50% विल बी रिजॉल्व्ड ओवर और द पीरियड ऑफ टाइम। जी दिस जी। इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। हम्म। पितृलोक में पितृदोष का निवारण होने में सिर्फ एक दिन लगता है, लेकिन वहां का एक दिन हमारे यहाँ के 1 साल के बराबर होता है। तो चांसेस हैं कि आपको 1 साल भर लग जाए। ये भी पॉसिबल है कि अगर छोटी मोटी चीजें हैं तो आपको 2 महीने, 3 महीने, 15 दिन इसमें भी ठीक हो जाए। और आपने एक वर्ड यूज किया है, नारायण बलि, ये क्या होता है? ये इसके बारे में भी थोड़ा ये जानना एक तरह का चाहूंगी। हवन होता है मैम। इसको अच्छा। करने से पहले प्रॉपरली पहले पूछने के बाद कि क्या नारायण बलि करने की जरूरत है, तभी करवाया जाए। और ये पितरों को काफी हद तक खुश कर देता है। 20-25% तक रिसॉल्व हो जाता है। तो ये हमें किसी पंडित जी से पूछना होगा तब हमें ये हंड्रेड हवन परसेंट करवाना है? 100%। क्या हमें हम्म, हवन हवन करवा लेना चाहिए, तो ये पूछने के बाद ही इसको किया जाए। बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं। जैसे आज मेरी एक मित्र से बात हो रही थी, तो उसने अपने
पितृदोष को देखिए किस तरीके से बताया। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। कई बार क्या होता है कि चीजें सिर्फ यूं ही बोल देना हवा में कि आप ये कर लीजिए ठीक हो जाएगा, वो काफी नहीं होता एक्चुअली। कई बार केसेस बहुत टेढ़े होते हैं। मेरे मित्र के दादाजी ने, जिनको उसने कभी देखा भी नहीं, उन्होंने की 2 शादियां। एक लेडी से ये भाई साहब चेन चेन बनी, और दूसरी लेडी जो थी उसके ऊपर खुदा जाने किसने कौन सा ब्लैक मैजिक करवा के उनके छाती में कोई डॉल गाड़ के उनको मरवा दिया, और पता नहीं क्या क्या हुआ। ठीक है। तो ऐसे में इतने सालों के बाद, इतनी पीढ़ियों के बाद, वो आदमी 5 साल से अपने पितृदोष के निवारण के लिए यहां वहां भटक रहा है। तो उसको किसी गांव में जाके वहां के स्थान देवता तक वो पहुंचा। स्थान देवता किसी की बॉडी में आए, जैसे कांतारा में देखा था। स्थान देवता किसी की बॉडी में आए, उसने किसी की बॉडी में घुसने के बाद बताया कि उस लेडी का नाम ये है, और वो तेरी समथिंग समथिंग परदादी समथिंग लगती है। तो उसने कहा मेरी परदादी का नाम तो ये था। हाउ इज इट प्रैक्टिकल पॉसिबल? प्रैक्टिकली पॉसिबल तो है ही नहीं है। अब वो फिर वापस आया। ये एक छोटी सी, बहुत शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ, ये बहुत डिटेल्ड है स्टोरी बाय द वे। तो वो वापस आया, अपने खानदान में उसने डिग आउट किया कि भाई ये लेडी कौन है जिसको बताया जा रहा है कि ये मेरी दादी है। तो बहुत बुजुर्ग लोगों ने जाके बताया कि अरे हाँ, ये जो थी तुम्हारे दादाजी ने 2 शादियां की थी। तब उसने अपना सिर पकड़ लिया, उसने कहा यार, ये लेडी हमेशा सपने में आती है, ये लेडी मुझे कभी कहीं खड़ी नजर आती है, कभी कहीं खड़ी नजर आती है। मुझे लोग बोल रहे हैं कि एक ऐसी इस टाइप की वेशभूषा वाली तुम्हारे कोई पितर हैं जो कि तुमको परेशान कर रहे हैं। एक्चुअली परेशान नहीं कर रहे होते, बेसिकली उनको खुद कुछ अपने लिए मुक्ति चाहिए होती है। ठीक है। लेकिन क्योंकि हम लोगों को कई बार पता नहीं होता कि क्या प्रोसेसेस होंगे, तो हम एक्शन नहीं ले पाते। और आजकल की यंग यंग जनरेशन कई बार मानती भी नहीं है ना। उनको लगता है कि अरे यार, इन चक्रों में हम नहीं पड़ना चाहते। यू नो। सो मतलब इतने टेढ़े केसेस भी होते हैं, कहने का ही मतलब आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल ऑफ वन केस। इस तरह की बहुत सारी ऐसे, यू नो, बहुत सारे वैल्यूएबल, मैं बोलूंगा, केस स्टडीज हैं जिसको देखकर सीखने को मिलता है कि यार केसेस जो होते हैं वो किसी भी तरह के हो सकते हैं। कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। यू नो, हमारे पास ऐसे सॉल्यूशंस होना चाहिए, और हमें खुद भी सॉल्यूशन देने के लिए खुद को अडेप्ट कर लेना चाहिए। बिकॉज मैं फिर से रिपीट करूंगा कि भारत जो है वो देवभूमि है, और यहाँ देवताओं का और पितरों का और भगवानों का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा रोल है हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। जब जब मौका मिले हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, इनिशिएटिव लेना चाहिए, इनको पूजने का, इनको इनके आगे एक अगरबत्ती जलाने का, एटलीस्ट यू नो, इनको हेलो बोलने का एवरीडे। जब बॉस को सल्यूट मार सकते हो तो इनको भी मारना चाहिए, सबके बॉस है। है बहुत ना। सही आपने बोला, क्योंकि आजकल की ये राइट। जो इंस्टाग्राम जनरेशन है, ये लोग ट्रू। जो है हमारे ये जितनी भी रिचुअल्स हैं और जितने राइट। भी पूजा पाठ है ना, इन सबको छोड़कर वेस्टर्न कल्चर की ओर ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो ये सब वेस्टर्न चीजें कल्चर। भूल रहे हैं, इसीलिए ये दोष, ये सब चीजें बढ़ता जा रहा है। ये जो नेगेटिविटी का जो जो भाव है ज्यादा इसलिए चारों तरफ प्रभाव डाल रहा है, क्योंकि ये जो जनरेशन है ना, ये अपने हम्म। पुरानी चीजों को, कल्चर को भूल रही है। जब कल्चर को भूल रही। भूलेंगे तो राइट। हम अपने पितरों को कैसे याद करेंगे, अपने हम्म। ग्राम देवता, कुल देवता? किसको पता है आज की ट्रू। डेट में कि कौन है हमारे ग्राम देवता? होता क्या है ना, सही लोग बात छोटे है। शहरों से या छोटे गांवों से बड़े शहरों में शिफ्ट हो जाते हैं, फिर हम्म। पीछे का गांव छूट जाता है, गांव के ग्राम हम्म। देवता छूट जाते हैं, फिर किसी को पता राइट। ही नहीं होता। ये हम्म। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें अपने बेस से कनेक्टेड रहना चाहिए। 100%, आई एम टोटली इन सिंक विद यू मैम। अच्छा, एक बड़ी मजेदार बात बताता हूँ। जी। जितने अंग्रेज हैं वो इंडियन कल्चर को फॉलो करने लगे, उनको जैसे एग्री। जैसे साइंस समझ जी में आई जी ना। जी। मतलब मेरी, देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन हु इज अ स्पेनिश गर्ल, हिंदी बोलने लगी है वो इतनी इम्प्रेस्ड है भारतीय कल्चर से। वो बिल्कुल एकदम अपनी एक्सेंट उसकी वही होती है, यू नो, स्पेनिश वाली, बट वो वर्ड्स हिंदी के होते हैं। तो मतलब लोग भारतीय कल्चर को सल्यूट करते हैं, और मुझे लगता है कि हम भूलते जा रहे हैं। तो आपने बिल्कुल ठीक बोला कि आज के यूथ को एजुकेट होने की बहुत जरूरत है। एनसीईआरटी की किताबें पढ़ते चलो भाई, वो नंबर लाने के लिए जरूरी है, लेकिन जो हमारी असली, जो हमारी धरोहर है,
वो हमारा स्पिरिचुअलिज्म है, हमारा अध्यात्म है, हमारा सनातन है। इसको सल्यूट करते चलो। बिल्कुल, सत्य सनातन की सदैव जय हो, क्योंकि वही सत्य है। बिल्कुल। और धन्यवाद मिहिर 100%। जी, आज आपने बहुत सारा समय दिया, बहुत सारी चीजें हमें बताई, उसके लिए तुम फिर से दिल से धन्यवाद। जय श्री राम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी मैम। द स्पिरिचुअल अवेकनिंग में बुलाने के लिए बहुत 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 धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। जय श्री राम।